हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के दो चमकते हुए सितारों के बारे में, आवास फाइनेंशियर्स और होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है जहां पर सबसे पहले तो हम इनका बिजनेस मॉडल कंपेयर करेंगे कि दोनों धंधा कैसे डिफरेंटली करते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट रेशियोज कंपेयर करेंगे जैसे कॉस्ट ऑफ फंड्स, निम्स, एसेट क्वालिटी, और फाइनली हम बात करेंगे वैल्यूएशंस की और टेक्निकल्स की। इस वीडियो में मैं टू द पॉइंट रहने की कोशिश करूंगा एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो एज क्रिस्प एज पॉसिबल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी ड्यू डिलीजेंस कीजिए बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग NBFCs उनको लोन देते हैं जिनको ट्रेडिशनल बैंक्स लोन नहीं देते, यानी ऐसे कस्टमर्स जिनका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता या इनकम प्रूफ नहीं होता। यूजुअली ये कस्टमर्स टियर 3, टियर 4, टियर 5 सिटीज़ में होते हैं, टियर 1 और 2 में भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम छोटे सिटीज़ में होते हैं। बहुत रिस्की लोन्स होते हैं, तो इसीलिए इन पे यील्ड ज़्यादा होती है। 13-14% के आसपास आपको हाउसिंग पर लोन मिलता है। हाउएवर दीज हाउसिंग कंपनीज वांट टू डाइवर्सिफाई इन अदर फील्ड्स ऑल्सो, तो वो लैप लोन्स देते हैं, ये और भी ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो यहाँ पर यील्ड हाउसिंग से ज़्यादा होती है। स्मॉल टिकट लोन्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस, और टियर 3 और 4 सिटीज़ में ट्रेडिशनल बैंक से कोई कंपटीशन भी नहीं। दीज आर सेलिएंट फीचर्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग NBFCs। अभी हम बात करते हैं कि दोनों धंधों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करते हैं। बोथ आवास एंड होम फर्स्ट डोमिनेट इन वेस्टर्न इंडिया। होम फर्स्ट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि 60% ऑफ द ब्रांचेज आर इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। आवास थोड़ा डाइवर्सिफाइड है जहां पर 69% ऑफ द ब्रांचेज कम फ्रॉम राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। वाइल आवास फोकसेस ऑन टियर 3, टियर 4 एंड टियर 5 सिटीज, होम फर्स्ट टियर 1 और टियर 2 में भी लोन्स देती है। कस्टमर बेस ऑफ आवास इज 60% सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी ऐसे लोग जिनका बहुत ज़्यादा इनकम का रिकॉर्ड नहीं होता, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, ठीक है। उसके बाद 40% लोग आर सैलरीड। ऑन द कॉन्ट्ररी होम फर्स्ट के मोस्ट ऑफ द लोग 70% लोग सैलरीड एम्प्लॉयज हैं और इन लोगों का इनकम का ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है। यानी आवास उन लोगों को लोन देता है जिनका इनकम ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन होम फर्स्ट की प्रायोरिटी होती है ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। दोनों बैंक्स के ऑपरेशंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि आवास रिलाई करता है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर। बहुत मैन पावर हैवी बिजनेस है आवास का। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत बड़ी टीम है, कलेक्शन की बहुत बड़ी टीम है, अंडर राइट करने की बहुत बड़ी टीम है। उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं ताकि छोटे छोटे शहरों में डिफरेंट लोगों के टच में आया जा सके। उसके बाद लोकल्स को बहुत ज़्यादा हायर करते हैं ताकि कलेक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी हो। ऑन द कॉन्ट्ररी जो होम फर्स्ट का बिजनेस का धंधा है वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा रिलाई करता है। दैट इज़ अ एसेट लाइट बिजनेस, ठीक है। इनकी ब्रांचेस इन कंपेयर टू आवास सिर्फ 120 हैं, जबकि आवास की 350 ब्रांचेस हैं एंड एम्प्लॉयज भी आवास के 6500 के आसपास हैं, वेयरएज होम फर्स्ट के एम्प्लॉयज सिर्फ 1000 के आसपास हैं। हाउएवर जो डिफरेंस इन एम्प्लॉयज है ना, वो इनकी एसेट क्वालिटी में नजर आता है क्योंकि आवास अंडर राइटिंग के लिए प्रोफेशनल CAs को हायर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन की टीम को अलग रखता है और कलेक्शन की टीम को अलग रखता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एसेट क्वालिटी of Aavas is far better than that of Home First. However, Home First की भी asset quality बहुत बुरी नहीं है अगर हम और NBFC से कंपेयर करेंगे तो। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों बैंक्स के बिजनेस मॉडल में। इस वजह से क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम है वो आवास का 8 से 9 दिन है, यानी 8 से 9 दिन लग जाते हैं आवास को एक लोन पास करने में, लेकिन होम फर्स्ट सिर्फ 2 दिन में कर देता है। तो इसीलिए ग्रोथ ऑफ होम फर्स्ट इज फार मोर देन आवास। However, इसका मतलब ये नहीं है कि आवास टेक्नोलॉजी पर रिलाई करता ही नहीं। आवास लोन देने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करता, ठीक है। उन्होंने अभी 150 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान किया है 3 या 4 साल के अंदर, जिसके अंदर वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। और ये जो 8 से 9 दिन का टर्न अराउंड टाइम है उसको कोशिश करेंगे 6 दिन पर लाने की। कुछ साल पहले तक इनका टर्न अराउंड टाइम 13 दिन का हुआ करता था। सो दे आर ऑल्सो मेकिंग अ प्रोग्रेस हेयर। जबकि होम फर्स्ट जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है वो यूज़ करता है 100 डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करने में कस्टमर की, यानी डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके समझने की कोशिश करना कि कौन सा कस्टमर ज़्यादा क्रेडिट वर्दी है, किसे हमें लोन देना चाहिए, किसे हमें लोन नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कंपेयर करेंगे कि ये हाउसिंग लोन कितना देते हैं और लैप लोन कितना देते हैं, तो 70% ऑफ द आवास लोन इज हाउसिंग लोन, सिर्फ 30% लैप है। और आवास का हाउसिंग लोन तो और भी ज़्यादा है, 85% है, कई बार 90% के आसपास भी चला जाता है। तो लैप लोन पर होम फर्स्ट बहुत कम रिलाई करता है। रिमेंबर,
लैप लोन इज रिलेटिवली मोर रिस्की, हाउएवर इट यील्ड्स मोर यील्ड। अब बात करते हैं लाइबिलिटी प्रोफाइल की, यानी कॉस्ट ऑफ फंड्स की। ये एनबीएफसीज पैसा कैसे रेज करते हैं? जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं उनसे लोन लेकर। जी हाँ, इनके पास हमारे जैसे या आप जैसे लोग पैसा ब्याज पे रखने के लिए नहीं आते, यानी ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते, ना टर्म्स डिपॉजिट ना सेविंग डिपॉजिट। तो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यूजुअली ट्रेडिशनल बैंक से ज़्यादा होती है। और भी तरीके हैं पैसा रेज करने के, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक से पैसा रेज कर लिया या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से पैसा रेज कर लिया। कॉस्ट ऑफ फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आवास है दैट इज स्लाइटली बेटर देन होम फर्स्ट, क्योंकि आवास के जो लोन्स होते हैं वो वेरी लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, 10 से 11 साल के लोन्स लेते हैं ये बैंक से। इसका मतलब क्या है कि बैंक्स को आवास के ऊपर अच्छा खासा भरोसा है। होम फर्स्ट के भी कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा नहीं है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से दोनों एनबीएफसीज पे अच्छा खासा प्रेशर पड़ा है और कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले 2 साल के अंदर। तो उस वजह से भी इनके निम्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। निम्स में दोनों बैंक्स के बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देयर इज हार्डली एनीथिंग टू डिफरेंशिएट, 5.5 और 5.8 जो एक्सपेक्टेड है FY25 में। तो यहाँ तक दोनों बैंक लगभग सेम चल रहे हैं। देयर इज नॉट मच टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस मॉडल। कॉस्ट टू इनकम हाउएवर पेंट्स अ डिफरेंट पिक्चर, क्योंकि कॉस्ट टू इनकम फॉर आवास इज 45% के आसपास, लेकिन होम फर्स्ट की है लगभग 35% के आसपास। रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि आवास इज अ मैन पावर हैवी बिजनेस, लेकिन होम फर्स्ट रिलाई करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसलिए होम फर्स्ट की जो कॉस्ट है एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम दैट इज मच लेसर देन आवास। यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। कॉस्ट कम होने की वजह से जो होम फर्स्ट के रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन एसेट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, दैट बिकम स्लाइटली बेटर देन आवास, 3.9 वर्सेस 3.5। उसके बाद अगर हम लेवरेज की बात करें, दोनों बैंक्स बहुत ज़्यादा लेवरेज नहीं है, इसलिए रिटर्न टू इक्विटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है बैंक्स के। तो हेयर ऑल्सो मैं कहूँगा कि दोनों बैंक्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। हाउएवर एसेट क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों बैंक्स के। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे कि GNPA's लेवल आवास के कभी भी 1% से ऊपर नहीं गए हैं। कैन यू बिलीव इट? बैंक पिछले 20 साल के आसपास से काम कर रहा है और एसेट क्वालिटी हमेशा बहुत प्रिस्टीन मेंटेन की है बैंक ने, क्योंकि इन हाउस प्रोसेस है जिसको बैंक ने पिछले 15-20 साल में परफेक्ट कर लिया है। 70% जो इनके पास लोन की रिक्वेस्ट आती है वो रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद वो लोग जिनकी सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है उन्हें ये कभी भी लोन नहीं देते, सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग को लोन देते हैं। उसके बाद अंडर राइटिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा एलाबोरेट है। प्रोफेशनल CAs को हायर करते हैं ये लोन्स को अंडर राइट करने के लिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टीम, कलेक्शन टीम, अंडर राइटिंग टीम, वो सब कुछ सेपरेटेड है एक दूसरे से, ताकि एक दूसरे की इनएफिशिएंसीज दूसरे प्रोसेसेस में ना जाएं। तो दिस इज अ वेरी वेल रन हाउस। कुछ साल पहले 2015 के आसपास ये बैंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को जब स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला तो दे हैड टू डिसइन्वेस्ट दिस ब्रांच। सो दिस इज अ वेरी वेल प्रोफेशनली रन इंस्टीट्यूट और वो हमको इनके GNPs में नजर आता है। अगर होम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर भी GNPs बहुत ज़्यादा नहीं है अगर हम और बैंक्स और NBFC से कंपेयर किए तो। सिर्फ 1.6-1.7% के आसपास GNPA है, विच इज़ वेरी वेरी नॉमिनल। ठीक है, NNPAs 1.1 और 1.2% के आसपास है। आवास के लिए NNPAs 0.7% के आसपास रहते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ की, जहाँ पर एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। आवास की ग्रोथ 20 से 25% के बीच में रहती है और शायद फ्यूचर में भी इतनी ही रहेगी। हाउएवर होम फर्स्ट इज ग्रोइंग एट 32%, 33%। होम फर्स्ट की इतनी फास्ट ग्रोथ क्यों है आवास के कंपैरिजन में? क्योंकि टेक्नोलॉजी पर रिलाई करते हैं। टर्न अराउंड टाइम सिर्फ 2 दिन का है, 2 दिन में लोन को प्रोसेस कर देते हैं। टायर 2 और टायर 1 सिटीज़ में भी एक्टिव हैं। उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न, होम फर्स्ट की लोन बुक अभी बहुत छोटी है, 10,000 करोड़ के आसपास है। ऑन द कॉन्ट्ररी आवास की लोन बुक 15,000 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। जब आपकी लोन बुक 10,000 करोड़ से नीचे या उसके आसपास होती है ना, तो ग्रोथ करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि बैंक का भी साइज छोटा है या NBFC का साइज अभी छोटा है। लेकिन जैसे जैसे ये लोन बुक बड़ी होती है तो ये ग्रोथ उस स्पीड से नहीं आती, और अगर लोन की ग्रोथ आती है तो एसेट क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये एक इशू है जिसे बैलेंस करना पड़ता है हर NBFC और बैंक को, कि ग्रोथ के ऊपर फोकस करें या एसेट क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। जिन बैंक्स की एसेट क्वालिटी अच्छी होती है वो यूजुअली डाउन टर्न में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो बैंक्स बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बुल मार्केट के अंदर। तो चांसेस ये हैं कि होम फर्स्ट बुल मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इन कंपैरिजन टू आवास बैंक।
ऑफ कोर्स वो मेरी थ्योरी है, हो सकता है मैं गलत हूँ। विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट्स कम टू वैल्यूएशंस। प्राइस टू बुक पर आज के दिन में आवास 3.72x पर ट्रेड कर रहा है, होम फर्स्ट 5.2x पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब मार्केट जो 30% की ग्रोथ देखकर होम फर्स्ट को ज़्यादा वैल्यूएशन दे रही है आज के दिन में। आवास 2018 में लिस्ट हुआ था, उस समय इसकी वैल्यूएशन बहुत हाई थी। 2021 में इट्स वैल्यूएशन रीच्ड 11x के आसपास। होम फर्स्ट गॉट लिस्टेड इन 2021 इटसेल्फ, तो इसकी वैल्यूएशंस ने बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई, 4 और 5 के आसपास रही हैं। सो होम फर्स्ट के स्टॉक को अभी साइकिल कर्व देखना है, लेकिन आवास ने ऑलरेडी देख लिया है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आवास की वैल्यूएशंस ऑलरेडी बॉटम्ड आउट हो चुकी हैं। 2021 में वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं था इन्वेस्टर के पास। इंटरेस्ट रेट जैसे ही कट हुए स्टॉक ने क्रैश करना शुरू कर दिया और वैल्यूएशन 3.72 पे आ गई, विच इज़ मच बिलो इट्स मीन, जो शायद 5 के आसपास है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से वैल्यूएशंस को रिकवर करना चाहिए और होम फर्स्ट शायद अपनी पहली बुल साइकिल देखने के लिए तैयार है। तो आप लोग बोलेंगे कि मैं इतनी देर से दोनों स्टॉक्स की सिर्फ अच्छाइयाँ ही बता रहा हूँ और इन अच्छाइयों को सुन के हम टोटली कन्फ्यूज़ हैं कि हम किस में इन्वेस्ट करें अगर हमको NBFC में इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो मैं यूजुअली टेक्निकल्स पे रिलाई करता हूँ। आज के दिन में दोनों स्टॉक्स के टेक्निकल भी बहुत बुलिश हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे ऐसा लगता है कि आवास ऑलरेडी बॉटम्ड आउट हो चुका है, अब हायर हाइज बनाने लग गया है और ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। 30 वीक EMA से दोनों स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आवास के चार्ट को आप कंपेयर करेंगे होम फर्स्ट के चार्ट से, इट्स टोटली डिफरेंट। आवास को ग्रोथ के लिए या प्राइस को हाई ले जाने के लिए बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को मीट करना है, उनको ब्रेक करना है। लेकिन होम फर्स्ट इज ऑलरेडी इन द ब्लू स्काई जोन, यानी होम फर्स्ट का प्राइस जहां पर है वहां पर ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर मुझे दोनों टेक्निकल्स को कंपेयर करना है, हालांकि मैं दोनों में बुलिश हूं, टेक्निकली दोनों मेरे को बुलिश लग रहे हैं, लेकिन आई विल बी मोर बुलिश ऑन होम फर्स्ट राइट नाउ। हालांकि होम फर्स्ट की वैल्यूएशंस हायर हैं आवास के कंपैरिजन में। दैट्स माय व्यू ऑन वैल्यूएशंस एंड टेक्निकल्स। इस वीडियो को अभी यहीं पर कंक्लूड करते हैं। होपफुली आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।